प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम ने स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट के बाद वेबिनार में कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना ने दिखाया कि जब ऐसा संकट आता है तो समृद्ध राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं भी चरमरा जाती हैं। कोरोना महामारी के बाद विश्व का ध्यान अब स्वास्थ्य केंद्रित है, लेकिन भारत का दृष्टिकोण स्वास्थ्य सेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम कल्याण पर भी काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि हमने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ का विजन रखा है। उन्होंने कहा कि कोरोना ने हमें यह सिखाया है कि सप्लाई चेन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब महामारी अपने चरम पर थी तो कुछ देशों के लिए दवाएं, टीके और चिकित्सा उपकरण जैसी जीवन रक्षक चीजें भी हथियार बन गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी विवादों की आंधी बन गए हैं। विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसी या फिर विदेशी चैनल हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विदेशी जमीन से राहुल ने भारत को बदनाम करने का ठेका लिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में इंडियन जर्नलिज्म एसोसिएशन के साथ बातचीत में कहा था कि भारत की सीमा के अंदर चीनी घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह इंकार मोड में है। इसके साथ ही केंद्र की नीतियों पर भी राहुल ने निशाना साधा था। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र भवन के सामने भारत विरोधी पोस्टर लगाए जाने पर भारत ने स्विट्जरलैंड राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत की इस प्रतिक्रिया के बाद स्विट्जरलैंड के राजदूत ने मामले को पूरी गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक सत्र के दौरान जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर भारत विरोधी अभियान चलाने वालों द्वारा भारत पर अल्पसंख्यकों और महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कई पोस्टर लगाए गए, जिसे लेकर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था, जहां सीबीआई की तरफ से विशेष जज को बताया गया कि फिलहाल उसे सिसोदिया की हिरासत की जरूरत नहीं है। भविष्य में अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो आवेदन दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी घोटाले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आज सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई ने राबड़ी देवी से 4 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि सीबीआई की 12 सदस्यीय टीम ने IRCTC घोटाला यानी जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में पूर्व सीएम से पूछताछ की है। इस केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती समेत 14 लोग आरोपी हैं। 15 मार्च को लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि यह मामला 14 वर्ष पुराना है, यानी 2004 से 2009 का है। ये घोटाला उस वक्त का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई 2021 को केस दर्ज किया था। सीबीआई के अनुसार लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। भारतीय नौसेना की ताकत में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी कड़ी में नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस बात की जानकारी नौसेना द्वारा ट्विटर पर ट्वीट करके दी गई। जानकारी के अनुसार इस ब्रह्मोस मिसाइल को आत्मनिर्भर भारत के तहत DRDO ने डिजाइन किया है। बता दें कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे सिमरन, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस रूस की P-839 क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों डिपार्टमेंट, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 4 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। यहाँ वह परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम पहुँचे, जहाँ उन्होंने परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज से सड़क और रोपवे के विस्तार पर लंबी चर्चा की और कहा कि अक्षरधाम से सीधे हरिद्वार और ऋषिकेश को हम जोड़ने जा रहे हैं और निश्चित समय अवधि के बीच 4 धाम प्रोजेक्ट पूरा होगा। आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून के बीच हवाई सेवा नहीं बल्कि सड़क सेवा चलेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी सिर्फ 2 घंटा होगी। इसके बाद यात्री हवाई मार्ग से नहीं बल्कि सड़क मार्ग से आवागमन करेंगे।
सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य कई माह पहले बन गया था, लेकिन अब उसे प्रमाण पत्र भी मिल गया है। लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सिक्किम को दुनिया के पहले जैविक प्रदेश का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। सिक्किम को अपराध मुक्त प्रदेश और सबसे अच्छे प्रशासन वाला राज्य भी माना गया है। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने इसे लेकर सिक्किम को बधाई दी है। सिक्किम के पहला जैविक प्रदेश बनने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के 4 मंत्रियों के साथ मिलकर एक विशेष डाक कवर भी जारी किया। बता दें कि वर्ष 1960 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम ने जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाए और अब यह राज्य दुनिया का पहला जैविक राज्य है और पूरी दुनिया में इसे मिसाल की तरह पेश किया जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज भीषण आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 13 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमला बोलन जिले में हुआ है। मामले में स्थानीय एसएसपी महमूद नोटजई ने 9 पुलिस कर्मियों की मौत की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि यह विस्फोट काबरी पुल पर हुआ है। बताया जा रहा है कि ये सुरक्षा कर्मी सीबी मेला से लौट रहे थे, जहां रास्ते में आत्मघाती हमलावर ने हमला करके इन्हें उड़ा दिया। मारे गए सभी जवान बलूचिस्तान पुलिस के थे। वहीं घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में लोग पाकिस्तानी सरकार के अत्याचारों से तंग आकर सड़कों पर उतर आए हैं। पाक मिलिट्री मॉनिटर की रिपोर्ट के अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान में बिजली, ईंधन और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होने पर लोगों का पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा है। उनका आरोप है कि चुने हुए प्रतिनिधि आम लोगों की मदद करने के बजाय लोगों के शोषण में पाकिस्तानी अधिकारियों की मदद करते हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का उपनिवेश बना दिया है। यहाँ से पाकिस्तान सभी तरह के संसाधनों का दोहन करता है और बदले में किसी तरह की सुविधा भी नहीं मिलती है। मेघालय में नव निर्वाचित विधायकों को आज शपथ दिलाई गई। एनपीपी पार्टी के अध्यक्ष और निवर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा भी शपथ समारोह में शामिल हुए। कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष टिमोथी डी शीरा ने विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एनपीपी ने 26 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। एनपीपी को बीजेपी समेत कई दलों का समर्थन प्राप्त है। संगमा के नेतृत्व वाले इस गठबंधन का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या अब बढ़कर 45 हो गई है। उत्तर प्रदेश जल्द ही एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना करेगा, जो बेहतरीन स्वास्थ्य देखभाल के लिए जाना जाएगा। यह अस्पताल शिक्षा, अनुसंधान और रोगी की देखभाल को बढ़ावा देगा। आयुर्वेद के निदेशक डॉक्टर पीसी सक्सेना ने कहा कि AIIA के लिए एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। इस संस्थान को वाराणसी में खोलने की तैयारी है। यह प्रदेश का पहला संस्थान होगा। सक्सेना ने कहा, यह उत्तर प्रदेश में पहला AIIA होगा। साथ ही डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि एक बार जब राज्य सरकार परियोजना को मंजूरी दे देती है और भूमि की पहचान हो जाती है, तो बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां चकेरी थाना क्षेत्र स्थित श्यामनगर में किराए के फ्लैट में ईसाई धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने दबिश देकर मकान में छापे मारकर कार्रवाई की और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी स्थानीय लोगों को नौकरी और बेहतर जिंदगी देने का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराते थे। तो वहीं पुलिस ने फ्लैट से बड़ी मात्रा में प्रचार सामग्री बरामद की है। इसके साथ ही ताइवान की भाषा में भी कुछ पुस्तकें मिली हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अपने आप को उत्तराखंड के चमोली का रहने वाला बता रहा है, वहीं दूसरा खुद को 3rd जनरेशन क्रिश्चियन बता रहा है। देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय पिछले 8 वर्षों में दोगुनी हुई है। मोदी सरकार की सत्ता में आने के समय 2014 से 15 में नॉमिनल टर्म में देश में सालाना प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपए थी, जिसके 2022 से 23 में मौजूदा कीमतों पर दोगुनी बढ़कर 1.72 लाख पहुंचने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2014 से 15 के 72,805 रुपए से 35% बढ़कर वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान 98,118 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। आंकड़ों के अनुसार कोरोना का असर कम होने के साथ 2021 से 22 और 2022 से 23 में प्रति व्यक्ति आय में तेजी देखने को मिली है। भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
और 2026 तक $300 अरब के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करेगा, जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दृष्टिकोण रखा है कि भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और 2026 तक $300 अरब के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष मोबाइल फोन भारत के शीर्ष 10 निर्यात वर्ग में शामिल हो जाएंगे। साथ ही कहा कि हम आधुनिक कानूनों को एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं और भारत इनोवेशन के लिए ग्लोबल हब बन रहा है। हमारे स्टार्टअप के लिए सक्षम वातावरण में से एक नीतियों का आधुनिक ढांचा है। हम जल्द ही डिजिटल इंडिया एक्ट पेश करेंगे। भारतीय मुद्रा यानी रुपए में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने की सरकार की नीति रफ्तार पकड़ने लगी है। यही वजह है कि सिर्फ 6 महीने में ही 49 विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोले जा चुके हैं। कई खातों को नियामक की मंजूरी का इंतजार है। इन खातों के जरिए 8 देशों रूस, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, इजराइल और जर्मनी के साथ रुपए में व्यापार हो सकेगा। रुपए में कारोबार को लेकर श्रीलंका से बातचीत जारी है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस पर चर्चा आयोजित की थी। बैंक ऑफ सिलोन, SBI, इंडियन बैंक के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस चौथे और आखिरी टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ ही चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे। स्मिथ ने एक बार कहा था कि उन्हें फिर से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का कप्तान बनने की चाह नहीं है, लेकिन अब इस खिलाड़ी को अहमदाबाद में 9 मार्च से होने वाले चौथे टेस्ट में फिर से कमान संभालनी पड़ेगी। बता दें कि स्टीव स्मिथ की कप्तानी में इंदौर में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम को 9 विकेट से जीत मिली थी। साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर धनुष की फिल्म वाह थी इन दिनों सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। फिल्म ने अपना तीसरा वीकेंड पूरा कर लिया है। 1990 में एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक व्यक्ति की लड़ाई के बारे में यह फिल्म है, जिसमें धनुष लीड रोल प्ले कर रहे हैं। तमिल, तेलुगु भाषा में रिलीज हुई ये फिल्म दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है। अब भी फिल्म का सफल प्रदर्शन सिनेमा घरों में जारी है।